हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। आज हम इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। सो आइए हम शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज आपको समझ आएगा सुप्रीम कोर्ट को अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी कहा गया है तो क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले हम बात करें भारत की जुडिशरी की। इंडियन जुडिशरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट। भारत का जुडिशियल सिस्टम बहुत ही अच्छा है। जुडिशियल सिस्टम जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बट द प्रॉब्लम इज़ प्रोसीजर बहुत ही स्लो है। इसलिए कहा जाता है जस्टिस इन इंडिया इज़ डिलेड बट नेवर डिनाइड। भारत में न्याय के लिए देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसी ही एक फिलॉसफी और कहती है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर ही होता है। एक और फिलॉसफी मुझे याद आ रही है, जस्टिस हरिड इज जस्टिस वरिड। ऐसी न जाने कितनी ही फिलॉसफी हमारे भारत देश में प्रचलित हैं। लोअर कोर्ट को हम ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं क्योंकि मामले सबसे पहले यहीं सुना जाते हैं। कोई भी मुकदमा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, सबसे पहले वो लोअर कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट में ही सुना जाएगा। हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हम अपीलिएट कोर्ट भी कहते हैं क्योंकि लोअर कोर्ट का फैसला हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट का फैसला हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी आप कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए हम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। आप प्रेसिडेंट के पास बेशक जा सकते हैं लेकिन मर्सी पटिशन लेके, दया की दृष्टि से आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ मैंशन इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के 5वें भाग में सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है। आर्टिकल 124 to 147 डील्स विद इट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट। आई एम सो सॉरी, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स आएगा। सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं, 34 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अन्य जज होते हैं। 34 जज में से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य जज होते हैं। चीफ जस्टिस इज़ नथिंग बट फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सारे बराबर होते हैं लेकिन उनमें जो सबसे फर्स्ट होता है वो चीफ जस्टिस होता है। दैट्स वाई आई राइट हियर चीफ जस्टिस इज़ नथिंग बट फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सीजीआई का काम क्या होता है? सारे केसेस जो होते हैं सबसे पहले वो सीजीआई के पास आते हैं। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सीजीआई के पास एक अधिकार होता है, जो जितने भी केसेस उसके पास आए हैं वो कोई भी केस अपने मर्जी से अपने पास रख सकता है और बाकी केसेस जो होते हैं वो अन्य जजेस में बांट देता है। जिस तरीके से वो अन्य जजेस में केसेस को बांटता है वो एक सिस्टम को फॉलो करता है, उसे कहते हैं रोस्टर सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जजेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके हमारे पास 33 जज हैं। जो पहला केस होगा वो हम पहले जज को देंगे, दूसरा केस दूसरे जज को, चौथा केस चौथे जज को, 33वां जो केस होगा वो 33 वाले जज को, और जो 34वां केस होगा वो फिर से हम पहले वाले जज के पास आ जाएंगे। दिस इज़ द रोस्टर सिस्टम वी फॉलो। ये रोस्टर सिस्टम को फॉलो करके ही 33 जजों में केसेस को बांट दिया जाता है। लेकिन हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसे जज थे दीपक मिश्रा, जो कि रोस्टर सिस्टम को मिसयूज़ करते थे। वो मिसयूज़ कैसे करते थे? उनके जो बहुत ही 5-10 पसंदीदा जज होते थे, उनको वो 5-10 ऐसे केसेस छाँट के देते थे जिनमें बहुत ही मीडिया अटेंशन हो। मीडिया अटेंशन वाले केसेस को वो अपने पसंद के जज को दे देते थे और एक्स्ट्रा केसेस जो होते थे वो बाकी सब में बांट देते थे। इस वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस में बहुत ही बवाल खड़ा हुआ।
दिस क्रिएट्स डिसकंटेंशन अमंग सुप्रीम कोर्ट जजेस। और आपने देखा भी होगा, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस चरमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, इन सब ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जो आज तक कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में कभी भी ऐसे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं की, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस चरमेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी बात रखी। इस केस पर बहुत बवाल हुआ था, बट इस केस को इंटरनल मैटर कह के इस केस को सुलझा लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कभी कम नहीं की जा सकती, लेकिन सिर्फ बढ़ाई जा सकती है। अब वो बढ़ाने का काम किसका होगा? वो होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की संसद प्रणाली का। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द पीएम ऑफ द कंट्री। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है। उनका अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट से, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के थ्रू होगा, बट आफ्टर कंसल्टेशन, सलाह मशवरा के बाद, विद द पीएम ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द पीएम ऑफ द कंट्री। इतना आसान आपको दिख रहा होगा कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, पीएम के साथ कंसल्ट किया और जस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो हो गए अपॉइंट हो गए। ये लेकिन जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान है नहीं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर संविधान बना रहे थे, उनका ये कहना था हमारे जुडिशरी को हम सरकार से अलग बनाएंगे ताकि कोई भी निर्णय जो हो सरकार के इन्फ्लुएंस या सरकार के प्रेशर में आके ना लिया जाए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एक कंसेप्ट उठाया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी और उसकी बहुत इज्जत भी थी, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था। और उस वक्त हमारे देश के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो पीएम थे। अब सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई और, उस वक्त उनकी सभी रिस्पेक्ट करते थे। अब हुआ ये कि जब देश आज़ाद हुआ तो किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है देयर विल बी अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया, पीएम से पूछकर सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट कर दिया और वो ऐसे ही करते रहे। अब आप बताइए, जब सरकार ही जजेस को अपॉइंट करेगी तो क्या वो सरकार के खिलाफ कोई निर्णय ले पाएंगे? विल दे गो अगेंस्ट गवर्नमेंट? और हुआ भी ऐसा ही। 1950 से लेकर 1965 तक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक भी फैसला नहीं सुनाया गया। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज़म भी बढ़ रहा था और जवाहरलाल नेहरू 1964 में जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज़म और भी ज़्यादा हैवी हो गया। जुडिशियल एक्टिविज़म के हैवी होने के कारण 1966 में एक कॉलेजियम सिस्टम आया। 1966 में कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया गया। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस कॉलेजियम सिस्टम में क्या था, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जज होते थे, फॉर्मर जज होते थे और इसका जो हेड होता था वो होता था चीफ जस्टिस। मतलब इस सिस्टम में नो वन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, सरकार की तरफ से कोई भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम सिस्टम होता था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते थे उन सब की जुडिशियल एक्टिविटी पर नज़र रखते थे। फिर एक लिस्ट बनाते थे, उस लिस्ट को प्रेसिडेंट तक जाते थे और प्रेसिडेंट पीएम को देता था। जितने भी नाम कॉलेजियम सिस्टम ने रिकमेंड किए हैं, पीएम बाउंड हो जाता था उन सभी नाम को अपॉइंट करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट किया जाएगा। पीएम के पास सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई थी कि जितने 4 में से, अगर 3 वैकेंसी है, 4 में से 3 नाम चुनने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट पीएम के पास इतना रह गया था काम कि अगर 4 जजेस में से एक उनकी किसी दुश्मन का नाम है, सबसे बड़े दुश्मन को हटा के बाकी 3 को तुमको चुनना ही पड़ेगा। इस वजह से कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद पीएम के पास सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप से लिस्ट जाती थी कि ये 4 नाम है, इनमें से कोई भी 3 नाम आप चुन के बता दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की जगह रखी थी, 3 जजेस की जगह खाली हुई। कॉलेजियम ने भी ऐसा किया कि सिर्फ लिस्ट में 3 नाम ही सेंड किए। मोदी जी ने 3 नाम पढ़े, 1, 2, तीसरा नाम जैसे उन्होंने पढ़ा गोपाल सुब्रमण्यम, बहुत ही फेमस वकील हैं। मोदी जी ने गोपाल सुब्रमण्यम का नाम पढ़ते ही वो इतने चौंक गए क्योंकि वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ गुजरात दंगों का केस लड़ा था।
तब मोदी जी ने नीचे एक कमेंट डाला लिस्ट में, सेंड वन मोर नेम। कोलेजियम सिस्टम ने एक नाम और डाला फिर, जस्टिस उदय। लेकिन अगर कोलेजियम सिस्टम यहाँ पे चौथा नाम ना डालकर बोल दे कि हमारे पास कोई और नाम नहीं है, इन्हीं 3 नाम में से आपको सिलेक्ट करना होगा और इन तीनों को ही सिलेक्ट करो, तो पीएम वाज बाउंड टू सिलेक्ट द जस्टिस सुब्रमण्यम। लेकिन कोलेजियम सिस्टम ने थोड़ी रिस्पेक्ट रखी और उन्होंने एक नाम और दिया, जस्टिस उदय। तो गोपाल सुब्रमण्यम की जगह जस्टिस उदय अपॉइंट हो गए सुप्रीम कोर्ट जज। गोपाल सुब्रमण्यम ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उन्होंने कहा, मोदी जी को जज की ज़रूरत नहीं, मित्र की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने मेरी नियुक्ति पर रोक लगा दी। प्रेसिडेंट ने अब हम कह सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट जज का, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पीएम के साथ कंसल्टेशन के लिए, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम ने जो रिकमेंडेशन दी है, प्रेसिडेंट पीएम के साथ उन्हीं नामों पर कंसल्टेशन करता है। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर तनातनी रहती थी। जिससे मोदी जी ने बोला, हम सरकारी स्कूल में गीता पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मोदी जी इस बात पर भी थोड़ा सा, मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हम कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा बना रहता था। मोदी जी ने बोला, सरकार मेरी, संसद मेरा, मेजॉरिटी मेरी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसीलिए जनवरी 2015 में मोदी जी एक कानून लेकर आए, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उनसे पूछा गया, इस जो NJAC है क्या और इसमें कितने लोग होंगे, कौन कौन होगा। मोदी जी ने बोला, इसका जो हेड होगा वो पीएम होगा, यानी कि मैं, मोदी जी। एक लॉ मिनिस्टर होगा, अपोजिशन की पार्टी होगी, अपोजिशन लीडर होगा। मेजॉरिटी के साथ मार्च 2015 में ये जो NJAC है ये पास भी हो गया। फिर से गोपाल सुब्रमण्यम ने इसको, NJAC को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, ये गलत है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के खिलाफ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखा था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी से बनेंगे, ना कि सरकार से। 8.5 महीनों की बहस चली इस मुद्दे पर कि NJAC वैलिड है या नहीं। 8.5 महीने की बहस के बाद 18 अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, NJAC इनवैलिड लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इनवैलिड करार कर दिया और वापस कोलेजियम सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर दिया। अपने ही फैसले को वापस से रिव्यू करना, ये सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कोलेजियम सिस्टम को पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिर NJAC आया और NJAC को इनवैलिड करार करते हुए कोलेजियम सिस्टम को वापस से ऑर्गेनाइज किया, ऑपरेट किया। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट देखेंगे, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी। That's all for now. Thank you. Subscribe my channel, and if you like the video, please share it and don't forget to press the bell icon. Thank you. Be safe. Stay tuned.